हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में आओ हम इनके सीखते हैं। कुछ शासक जो थे गुप्त साम्राज्य में, वे उनके शासक के बारे में। तो सबसे पहला शासक हमारा श्रीगुप्त रहता है, पहला शासक श्रीगुप्त। फिर दूसरा घटोत्कच गुप्त, दूसरा घटोत्कच। फिर तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम तीसरा शासक रहता है। फिर गुप्त वंश का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी में गुप्त संवत चलाया, इसी में गुप्त संवत चला जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ तक शासक किया? 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त प्रथम इसको कह सकते हैं। तो समुद्रगुप्त, इसका टाइम पीरियड रहता है 335 से 375 ईस्वी के बीच में, 335 से 375। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी के काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं, इसी के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 375 से 415 ईस्वी के बीच में, 375 से 415 ईस्वी के बीच में। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। अभी जब हम डिटेल से बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे विक्रमादित्य की। जो फाह्यान का आगमन था, सबसे पहले बार फाह्यान किसके शासनकाल में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर इसके बाद शासक आता हमारा कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। इसका टाइम पीरियड रहता है 415 से 455 ईस्वी के बीच में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं कुमारगुप्त। फिर उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। इसका टाइम पीरियड 455 से 465 ईस्वी के बीच में। इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। फिर आता है नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त। इसको बालादित्य भी कहते हैं, नरसिंहगुप्त बालादित्य, इसका पूरा नाम नरसिंहगुप्त बालादित्य। फिर उसके बाद आता है अंतिम शासक विष्णुगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ये इतने शासक होते हैं गुप्त साम्राज्य में। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की जानकारी के कुछ स्रोत मिले हैं, तो स्रोत को पहले देख लो। गुप्त साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत मिले हैं उससे देख लो। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया है। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं उसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताए हैं। और जो फाह्यान का विवरण भी मिलता है, जब वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यान भारत आया था। फिर भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उससे भी जानकारी मिलती है। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश, इसमें क्या आरंभिक गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आरंभिक क्या मिले हैं? गुप्त मुद्राएं मिले हैं और अभिलेख भी मिले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। फिर संभवतः ये कुषाणुओं के सामंत थे, ये क्या थे? कुषाणुओं के सामंत थे। फिर अब कुछ विद्वान हैं, उनका मत है क्या कहना कि हमारे गुप्त साम्राज्य कौन थे। तो गौरी शंकर ओझा ने बताया कि गुप्त साम्राज्य के शासक क्षत्रिय थे। काशी प्रसाद जायसवाल ने बताया कि शूद्र थे, जाट थे। और रोमिला थापर ने बताया कि वैश्य थे।
और हेमचंद राय चौधरी ने बताया कि ये क्या थे, ब्राह्मण थे। तो इससे भी हमको ये इतने विद्वान हैं चार, और इन्हें चारों ने गुप्त साम्राज्य के शासकों को बताया कि ये हैं। जैसे गौरी शंकर ओझा ने बताया ये क्षत्रिय हैं गुप्त साम्राज्य के शासक। काशी प्रसाद जायसवाल ने बताया शूद्र हैं। रोमिला थापर ने बताया वैश्य हैं। हेमचंद राय चौधरी ने बताया कि ये ब्राह्मण हैं। फिर आगे देखो, गुप्त वंश के लोग धारण गोत्र के थे। गुप्त वंश के लोग किस वंश के थे, तो धारण गोत्र वंश के थे गुप्त वंश के लोग। फिर इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभागुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभागुप्त, जो पूना ताम्रपत्र था। पूना ताम्रपत्र पर अंकित किया है प्रभागुप्त के बारे में। प्रभागुप्त जो थी, देखो गुप्त वंश के लोग क्या थे, धारण गोत्र के थे। और धारण गोत्र के थे तो उस जानकारी हमको कैसे मिली, तो जो पूना ताम्रपत्र था उस पर प्रभावती गुप्त के कुछ साक्ष्य मिले हैं और उस पर बताया गया है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। और राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अब और डिटेल से सीखते हैं। पहला है, सबसे पहला शासक हमारा श्रीगुप्त है। सबसे पहला शासक श्रीगुप्त है। अब देखिए साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, श्रीगुप्त को कहा जाता है। अब देखिए साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा जाता है। और इसका शासन बताया जाता है कि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में था इसका शासन श्रीगुप्त का। और इसने उपाधि धारण की थी महाराज, जो सामंतों ने इनको उपाधि धारण दी थी। और इसने मंदिर 24 गांव भी दान दिए थे। किसने, श्रीगुप्त ने क्या किया था, सामंतों को 24 मंदिर भी दिए दान में और 24 गांव को भी दान में दिया था। फिर आता हमारा घटोत्कच गुप्त। इसका टाइम पीरियड 280 से 319 ईस्वी के बीच में रहता है। इसने उपाधि धारण की महाराज की। प्रभावती के पूना व रिद्धपुर, प्रभावती के पूना ताम्रपत्र था, उससे जो ताम्रपत्र था या अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। जो प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र था और कुछ अभिलेख थे, तो उनसे घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती। फिर आता चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम पीरियड 319 से 335 ईस्वी के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम का यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में कौन सी उपाधि धारण की, महाराजाधिराज। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया जो 319 और 20 ईस्वी में चला। 319 और 20 ईस्वी में चला। फिर इसका विवाह हुआ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ समुद्रगुप्त। उससे पुत्र कौन सा उत्पन्न हुआ, समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम चांदी रजत की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। सबसे पहले चांदी और रजत की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर आगे देखो, फिर लिच्छवी दोहित्र जो समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था, अभी पीछे हमने बताया था, कुमार
देवी चंद्रगुप्त से विवाह कर लिए चंद्रगुप्त प्रथम से, तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ समुद्रगुप्त। इसका टाइम पीरियड चला 335 से 380 ईस्वी के बीच में। इसने कांच के सिक्के चलवाए। उपाधि क्या धारण की? पराक्रमक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पर पराक्रम। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी इसने किया समुद्रगुप्त ने। फिर विजय ध्वज देखो, विजय ध्वज इसने फहराया। विजय हरिसेन कहते हैं प्रयाग स्तंभ के लेख में कि इसने चंपू शैली का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? चंपू शैली का। और आर्यावर्त की विजय, जिसमें 12 राज्यों का विजय हुआ। 3 और 9 राज्य, पहले 3 राज्य फिर बाद में 9 राज्य मिलाकर आर्यावर्त राज्य उद्धरण किया। आर्यावर्त की विजय किसने की? समुद्रगुप्त ने। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्यावर्त की विजय किसने की? समुद्रगुप्त ने। फिर दक्षिणापथ की विजय, जिसमें 12 राज्यों को जीता। दक्षिणापथ में 12 राज्यों को जीता। वहां ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई। वहां पर क्या अपनाया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई, जिसको धर्म विजय भी कहते हैं। और यहीं से धर्म विजय भी आरंभ हुआ। विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए। जब दक्षिणापथ की विजय की तो जितने भी 12 राज्यों को विजय किया, लेकिन वो राजाओं को दे दिया, वापस कर दिया। फिर आठविक राज्यों की विजय, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर और नीचे वन प्रदेश तक, यहाँ तक ये विजय किए। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर तक, मध्य प्रदेश में जबलपुर तक और वन प्रदेश तक इसने आठविक राज्यों पर विजय की। फिर देखो सीमावर्ती राज्यों का विजय, तो सीमावर्ती राज्यों में 5 प्रदेशों को जीता, जिसे समतट जो पूर्वी बंगाल है या बांग्लादेश, उवाग असम के आसपास का क्षेत्र उवाग था, नेपाल को जीता, कामरूप जो असम था उसको जीता, करतपुर जो जालंधर में स्थित करतारपुर है उसको भी जीता। किसने? समुद्रगुप्त ने। फिर विदेशी शक्तियों से संबंध क्या थे इसके? विदेशी शक्तियों से इसके क्या संबंध थे उसके बारे में देखो। कुषाण गुप्त साम्राज्य, देखो गुप्त साम्राज्य जो कुषाण थे, शक थे, मुरुंड थे, श्रीलंकाई थे, पूर्व एशिया द्वीप थे, तो इनसे भी इनका अच्छा संबंध रहा। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना न करना पड़ा। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। और किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप क्या जवाब दोगे? समुद्रगुप्त। किसने कहा भारत का नेपोलियन इसको? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। फिर इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए, सिक्के भी इनको मिले। समुद्रगुप्त कविराज, वीणा प्रेमी, दरबार में वसुबंद बौद्ध विद्वान भी रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन? कविराज रहते थे, वीणा प्रेमी रहते थे और दरबार में वसुबंद बौद्ध विद्वान भी रहते थे। कवि, संगीत, संगीतज्ञ और विद्या में लीन थे। कवि थे, संगीतज्ञ थे, विद्या जो देने वाले थे वो सारे रहते थे। फिर समुद्रगुप्त के सिक्के देखो, समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त जैसे गरुड़ प्रकार का सिक्का एक चलता था, राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज बनी थी। सिक्कों पर क्या बना था? राजा की आकृति, जैसे गरुड़ ध्वज बना था। पराक्रम भी बना था। धनुषधारी, जिसमें धनुष बाण, अप्रतिरथ बने हुए थे। परशु प्रकार, जिसमें परशु, कृतांत, परशु ये सारे बने हुए थे।
अश्वमेघ प्रकार, जिसमें अश्वमेघ प्लस घोड़ा अश्वमेघ पराक्रम बना हुआ था। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के भी होते थे। वीणा वादन के भी सिक्के चलते थे। किसके टाइम पीरियड में? समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में। फिर आगे देखो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसको कहते थे। इसका टाइम पीरियड 375 से 415 ईस्वी तक था और इसी के युग को हम स्वर्णकाल कहते हैं। इसी के युग को स्वर्णकाल कहते हैं। इसके पुत्र थे देवराज, देवश्री, देवगुप्त। इसके पुत्र थे देवराज, देवश्री और देवगुप्त। फिर देखो उपाधि इसने धारण की थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत जैसी उपाधियां इसने धारण की थी। इनकी माता का क्या नाम था? तो दत्त देवी था। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम रामगुप्त था और इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। शकों का आक्रमण जब हुआ रामगुप्त पर, जो उस समय ध्रुव देवी इनकी पत्नी थी, और शकों को सौंपकर शांति स्थापित की। ध्रुव देवी को सौंपकर इसने शांति स्थापित की। फिर उसके बाद आया इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। अभी ऊपर हमने बताया कि रामगुप्त इसको कहा जाता था, लेकिन वो गलती से निकल गया था। तो रामगुप्त का छोटा भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो भेष बदलकर ध्रुव देवी के रूप में शकराज के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसकी हत्या कर दी। जो शकों के राजा थे उनके पास पहुंच गया भेष बदलकर ध्रुव देवी के रूप में, और उसने शक के राजाओं की हत्या कर दी। रामगुप्त फिर बाद में लौट कर आया तो रामगुप्त की भी हत्या कर दी और राजा खुद बन बैठा। इनका उल्लेख अभिलेखों में नहीं है। इसका उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ? तो ध्रुव देवी से हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ? ध्रुव देवी से हुआ। फिर देखो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा, उसमें इसका उल्लेख किया है। राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट अमोघ वस्त्र के सजान ताम्रपत्र जो 795 ईस्वी में निकला था, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में भी इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का रामगुप्त ने सिक्के चलवाए थे और सिक्कों पर विदिशा और उदयगिरी नाम छुड़वाया। सिक्कों पर क्या छुड़वाया? विदिशा और उदयगिरी नाम छुड़वाया। अब देखो नागवंश, वैवाहिक संबंध हो गया। जब ध्रुव देवी से इसका वैवाहिक संबंध हो गया। अब देखो नागवंश मथुरा अहिच्छत्र पदम के ये थे। नागवंश कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा अहिच्छत्र पदम के रहने वाले थे। नाग राजकुमारी नाग राजकुमारी कुबेर नागा, जो राजकुमारी प्रभा गुप्त से विवाह कर लिया। किसने? रुद्रसेन द्वितीय ने। प्रभा गुप्त से विवाह कर लिया रुद्रसेन द्वितीय ने, जो ये वाकाटक वंश का था। जो क्या था? वाकाटक वंश था। तो आधुनिक में कहाँ पर है वाकाटक वंश? तो महाराष्ट्र में है। उसने विवाह कर लिया। फिर देखो ध्यान दीजिए, शकों का उन्मूलन कैसे हुआ? तो गुप्त वंश और वाकाटक वंश, गुप्त वंश और वाकाटक वंश ने दोनों ने मिलकर शकों का उन्मूलन कर दिया। फिर कदम्ब राजवंश, जो कुंतल राज्य कर्नाटक में है, कदम्ब राजवंश, तो वहाँ का शासक था ककुत्स वर्मन ने
पुत्री का विवाह कुमारगुप्त से कर दिया। कुमारगुप्त प्रथम से कर दिया। कुमारगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त, उसके साथ विवाह कर दिया। फिर विजय हो गई। फिर दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया चंद्र शासक ने दिल्ली में, जो दक्षिणी दिल्ली है मेहरौली में स्थित, तो लौह स्तंभ का निर्माण कराया। सप्त सिंधु प्रकार के बहलीकों का भी निर्माण कराया। सप्त सिंधु प्रकार के बहलीकों का भी निर्माण करवाया। पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध भी युद्ध किया। पूर्व में जो बंग शासक थे उनसे भी युद्ध किया। जब उसने शक विजय की तो उज्जैन के शासक थे रुद्र सिंह तृतीय 409 ईस्वी में। तो मालवा प्लस गुजरात में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। देखो शक विजय जब उसने की किस पर, रुद्र सिंह तृतीय पर, तब उसने क्या कराया, तो 409 में मालवा और गुजरात में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए और वहीं से उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य की। और वहीं से क्या किया, उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य की। फिर आगे देखो, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अब उन 9 रत्नों के बारे में देख लो। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अब देखो रत्न, क्षेत्र, और रचनाएं। एक था छपड़क जो ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। इसने ज्योतिष शास्त्र लिखा। देखो छपड़क क्या था, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था और जिसने ज्योतिष शास्त्र लिखा। दूसरे धन्वंतरी जो चिकित्सा थे, इसने आयुर्वेद की रचना की। कालिदास जो नाटक एवं काव्य के लिए प्रसिद्ध थे, इसने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जैसी अनेक रचनाएं की। अमर सिंह जो शब्दकोश थे, इसने अमरकोश शब्दावली खोज लिखा। बराह मिहिर जो खगोल विज्ञान थे, इसने बृहत साहित्य लिखा। वररुचि जो व्याकरण में ज्ञाता थे, इसने संस्कृत व्याकरण लिखा। शंकु जो वास्तुकला के लिए थे, तो इसने शिल्प शास्त्र में ज्ञान बढ़ाया। हरसेन जो कवि था, इसने कविता लिखी। बेताल भट्ट जो जादूगर था, तो मंत्र शास्त्र लिखा। तो ये 9 रत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो अभी हाल ही में जब पेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, तो आप क्या जवाब देते, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ हरसेन किसके दरबार में रहता था, तो किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। फिर देखो, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाह्यान 399 से 14 में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री था फाह्यान, वो भारत आया। फा धर्म है, फाह्यान, हियान एक आचार्य है और फा एक धर्म है, तो धर्मा आचार्य हुआ। दोनों को मिला दोगे तो धर्मा आचार्य हो गए। देखो फाह्यान का अर्थ क्या होता है, तो फा का अर्थ धर्म और हियान का अर्थ आचार्य, तो धर्म आचार्य, तो धर्माचार्य। बचपन में कुंड खेलते थे। बचपन में क्या था, कुंड थे। उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। किसने, फाह्यान ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रमुख बौद्ध स्थान भी प्राप्त किया। भारत भ्रमण इसने किया, फाह्यान ने भारत भ्रमण किया और अनेकों जगह पे क्या मिले, बौद्ध
प्रमुख बौद्ध स्थान भी वे देखें। फिर फायान खेतान के प्रसिद्ध या गोमती विद्या, खेतान के प्रसिद्ध गोमती विद्या जो सिंध में पड़ता है। यहाँ पर गंधार, तक्षशिला, पेशावर, पंजाब जो अफगानिस्तान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी ये भ्रमण किया फायान ने। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का देश था, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। सुखी और संपन्न लोग थे वहाँ पर। मृत्यु दंड भी दिया गया। जीवित प्राणी को न मारना, ये सारी प्रथाएं कहाँ चलती थी? जब फायान भारत आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चलते थे। मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सभी का सेवन मत करना, ये सारी रोक चीजें थी, रोक लगा दिए थे चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ने। जो सेवन करता था उसको चंडाल कहते थे। समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो इन सारी चीज़ों को सेवन करता था उसको चंडाल कहते थे और उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। फिर फायान पहला विदेशी यात्री था। फायान क्या था? पहला विदेशी यात्री था। फिर पक्षियों था, सुअर नहीं पाले जाते थे। पक्षी और सुअर नहीं पाले जाते थे। नहीं, अगर पाले जाते थे तो व्यापार होता था, व्यापार भी उसने बंद कर दिया पक्षियों और सुअरों का। मदिरालय, बूचड़ खाना पर भी रोक लगा दिया था। क्रय विक्रय कौड़ियों के दाम हो गए थे। क्रय विक्रय कौड़ियों के दाम बिकने लगे थे और यहीं पर संपन्नता प्राप्त हुई और यहीं पर सारी को संपन्नता प्राप्त हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू सो मच।